अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्सरेज। देखिए, सबसे पहले अगर जब हम एक्सरेज को पढ़ते हैं तो एक्सरेज की डेफिनेशन क्या है, यानी एक्सरेज का तारुफ क्या होगा। एक्सरेज के बारे में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे जिससे हमें यह पता चले कि एक्सरेज क्या होती है। तो एक्सरेज के बारे में कहा जाता है एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सरेज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इससे आपको यह पता चलता है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इट मींस इनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा। इस पॉइंट से आपको क्या पता चलता है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। और इससे आपको यह भी पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो बातें आपको क्या होती हैं, इससे पता चलती हैं कि एक्सरेज क्या है। एक्सरेज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट मीन दे रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रेवल। और दूसरा, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। फिर दूसरी बात इसमें कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज होती है। अब कितनी होती है, तो अगर आप देखें तो आपकी जो बुक में इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि जो वेवलेंथ इसकी रेंज है वो है 0.01 नैनोमीटर से लेकर कहां तक, 10 नैनोमीटर तक। 10 नैनोमीटर तक। और इसे हम 1 एंगस्ट्रॉन भी लिखते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट -10 मीटर। तो इसको हम एक्सपोनेंट -10 मीटर लिखते हैं। आपको याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने यही चीज प्रूव की थी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ थी, मूविंग वेवलेंथ, वो एक्सपोनेंट -10 मीटर थी। और वही बात आज रिपीट कर रहे हैं कि इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो तकरीबन क्या है, एक्सपोनेंट -10 मीटर के दरमियान लाई करती है। फिर जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो फ्रीक्वेंसी रेंज 3 एक्सपोनेंट 16 हर्ट्ज से लेकर 3 एक्सपोनेंट 16 हर्ट्ज से 3 एक्सपोनेंट 19 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये भी आपकी बुक में इंफॉर्मेशन कोड की हुई है। तो 3 एक्सपोनेंट 16 हर्ट्ज से 3 एक्सपोनेंट 19 हर्ट्ज, इट मीन कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो आप जानते हैं कि एक्सरेज के बाद आखिरी जो रेडिएशन है जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो गैमा रेज है। तो इसका मतलब ये सेकंड मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज रखती है एक्सरेज। और इसी वजह से क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो इनकी एनर्जी भी क्या है, हाई है। तो मैंने ऊपर ये लिखा है कि इट हैज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम इनके बारे में ये कहते हैं कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है। तो अब देखें, इस टॉपिक को हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहले तो हम ये पढ़ लेंगे कि एक्सरेज क्या है। मैंने आपको बता दिया, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इट हैज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इट हैज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इट हैज वेरी हाई एनर्जी और इट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रेवल। इट इज ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। फिर हम ये देखेंगे कि ये एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है। एंड जो इस एक्सरे का दूसरा पार्ट होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक्सरे की टाइप्स क्या होती हैं और वो टाइप्स ऑफ एक्सरे से हमें पता चलेगा एक्सरे की प्रोडक्शन के अंदर किस किस किस्म की एक्सरेज जो होती हैं वो हमें मिलती हैं। और लास्ट में हम इसकी जो वेवलेंथ है कि कंटिन्यूस जो एक्सरेज होती हैं उनकी वेवलेंथ को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात ये आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन जब बम्बार्ड करता है हैवी मेटल पर तो एक्सरेज क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो एक्सरे की प्रोडक्शन के लिए अभी एक छोटा सा जुमला हमने लिख दिया, आगे इसको समझते हैं डायग्राम के जरिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि अगर एक्सरे प्रोड्यूस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाना पड़ेगा हैवी मेटल से। देखिए, हैवी मेटल के अंदर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि वो हैवी मेटल जो कि हम यूज करते हैं वो यहाँ कौन कौन से, एक कैडमियम, एक टंगस्टन फिलामेंट और जो आपके पास है मोलिब्डेनम। ये तीन एलिमेंट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। मोलिब्डेनम क्योंकि इनके अंदर इनर्शियल ट्रांजिशन होती है और इनके अंदर एनर्जी गैप जो है वो ऑर्बिट्स के दरमियान बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। जबकि आप देखें, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट होता है किसी भी लाइटर एलिमेंट्स के अंदर, जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तो आप जानते हैं कि वहां पर भी एनर्जी इमिट आउट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज क्या थी, वो रेंज थी या तो इंफ्रारेड या फिर विजिबल लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट।
इन तीन को इमिट आउट करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर ये बात डिस्कस की हुई, और इवन एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो आपका सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर है, उसमें भी हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर यही पढ़ते हैं कि कितनी किस्म की रेडिएशन जो होती है वो इमिट आउट होती है जब एटम के अंदर ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करेगा हैवी मेटल से तो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, लाइटर मेटल से एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि उनके दरमियान एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं होता। फिर एक और बात इसमें, और वो ये है कि जो आपके पास एक्सरेज की प्रोडक्शन है वो किस वजह से, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन इनर शेल्स इन द हैवी एटम इमिट एक्सरेज। तो ये बात वही है जो कि मैंने ऊपर आपको बताई कि एक्सरेज की इमिशन के लिए हैवी एटम्स के अंदर क्या होनी चाहिए, ट्रांजिशन होनी चाहिए। उन ट्रांजिशन की वजह से क्या होती है, एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। और अगला पॉइंट, एक्सरे कैन ऑल्सो बी जनरेटेड थ्रू कूलम इंटरेक्शन व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद। अब ये कहते हैं कि एक्सरे इसलिए भी प्रोड्यूस हो सकती है कि एक तो ट्रांजिशन की वजह से, इसे हम इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं। फिर कहते हैं एक्सरे इस वजह से भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि इसमें कूलम इंटरेक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर हम किसी एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इवन उस एटम की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो कूलम इंटरेक्शन है वो यही है कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और इन अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से भी जो एनर्जी का डिफरेंस आता है वो एक्सरेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो जो एक्सरेज है उनमें किन किन रीजंस की वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, तो देखें ये दो बातें, एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन होती है। तो इसमें एक्साइटेशन और आयनाइजेशन हमें देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही होती है, कैसे एक्साइटेशन और आयनाइजेशन जो है वो हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट करते हैं और उनकी ट्रांजिशन होती है और एक्सरे प्रोड्यूस करती है। और दूसरा इसके अंदर वो है द पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को आज हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एक्सरेज के अंदर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्राम-स्ट्रैलंग प्रोसेस। इसको मैं इस तरह से स्पेल करता हूं, ब्राम-स्ट्रैलंग प्रोसेस। इसको अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो ब्राम-स्ट्रैलंग प्रोसेस कहलाता है ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन, और ब्रेकिंग, BRAKING, ब्रेकिंग यानी कि रुकने वाली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, डीसेलेरेट करता है। ठीक है ना, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्शन की वजह से जो ब्रेकिंग आती है उसके अंदर, वो ब्रेकिंग क्या करती है, रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से इस प्रोसेस को ब्राम-स्ट्रैलंग प्रोसेस या फिर ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन कहते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, इस चीज को अभी हम टाइप्स ऑफ एक्सरेज के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल एक्सरेज जो है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस, इन दो की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब जरा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आधी बात हम समझ लेंगे कि अगर इसको देखा जाए तो बाहर से ये आपको किस तरह से नजर आता है, फिर इसको हम माइक्रो लेवल पे जाकर देखेंगे वहां पर ये प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो आपने इस पूरे सिस्टम को एक एवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर रखना है, ये एवैक्यूएटेड ट्यूब, ताकि इसके अंदर कोई और गैस जो हो या कोई और एयर पार्टिकल शामिल ना हो जो उसको इंटरेक्ट। दूसरा, इसके अंदर एक हम यूज करते हैं फिलामेंट, जो कि कैथोड का काम करता है, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जहां से इमिट आउट हो रहे हैं, तो ये जो आपको इसमें फिलामेंट नजर आ रहा है, ये फिलामेंट क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन का काम कर रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन गन को आपने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिसका नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड के साथ कनेक्टेड है। ये आपके पास है कैथोड। तो कैथोड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट आउट हो रहे हैं विद वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि आपने हाई वोल्टेज सोर्स क्या की हुई है, यूज की हुई है। अब देखिए होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट आउट होते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन तो हर डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन को यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए या टारगेट में इंसिडेंट करने के लिए, अगर आप देखें तो इसकी दूसरी साइड पर पॉजिटिव पोटेंशियल को उस टारगेट मटेरियल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो कि एक एनोड का काम कर रहा है। तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसको पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट किया हुआ ताकि
जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो कैथोड से वो आकर इंसिडेंट करें किसके ऊपर, मेटल पर। अब ये जो मेटल है यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया हुआ है, ये टंगस्टन टारगेट यूज किया हुआ है। मैंने आपसे कहा कि 3 किस्म के जो है वो यूज किए जा सकते हैं, डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट टारगेट मटेरियल होते हैं। एक मॉलिब्डेनम भी था, एक टंगस्टन था और दूसरा कैडमियम था। और इन तीन के रखने की रीजन क्या है, देखिए 2 रीजन है। एक तो ये, इन मटेरियल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है। ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भाई हाई होता है। और उसकी रीजन क्या है, देखिए अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है और वो एनर्जी बार बार आके अगर इस मेटल से टकराएगी, इस मेटल को तो मेल्ट कर देगी। तो अब हमने ऐसा मेटल यूज करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो। तो हमने टंगस्टन, मॉलिब्डेनम और कैडमियम इसलिए यूज किया क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और दूसरा, हमने इन मटेरियल को क्यों यूज किया, क्योंकि ये हैवी एलिमेंट्स हैं। और हैवी एलिमेंट के अंदर जब ट्रांजिशन होती है तो क्या होता है, एक हाई एनर्जी जो एक्सरेज है या हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, इमिट आउट होती है। तो ये 2 रीजन हैं जिनकी बेसिस पर आप टंगस्टन को क्या करते हैं, एज अ टारगेट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाकर टारगेट मटेरियल से हिट करेगा, तो ये जो आपको ब्लू कलर की जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये है वो एक्सरेज जो कि इस प्रोसेस के अंदर इमिट आउट हो रही है। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो यहां पर एक हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है जो कि आपने हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट आउट करता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए एनोड कनेक्टेड है। एनोड इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के टंगस्टन टारगेट पे हिट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन टारगेट पे हिट करते हैं तो जो एक्सरेज होती है वो इमिट आउट होती है। और दूसरा, यहां पर मुसलसल चले, मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है लेकिन इस मटेरियल का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमने यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम भी यूज किया हुआ है। और ये कूलिंग सिस्टम वाटर का है कि इन मटेरियल के अंदर से, जो कि टारगेट मटेरियल, उसके अंदर से वाटर की सर्कुलेशन की जाती है। और वो वाटर जब सर्कुलेट कर कर आता है तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे गाड़ियों के इंजन का रेडिएटर काम करता है, कि वो भी वाटर मूव करवाता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होती है तो वो हीट को क्या कर सकता है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इससे ये होता है कि आपका जो मटेरियल है वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पाता और वो मेंटेन रहता है, ताकि कंटिन्यूअसली एक्सरेज क्या होती रहे, प्रोड्यूस होती रहे। तो ये तो एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात है कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है। लेकिन अभी तक हमें ये बात समझ नहीं आई कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस टंगस्टन टारगेट में जाकर हिट करता है तो एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती है। इस बात को अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझेंगे। तो यहां पर आ जाए जी, टाइप्स ऑफ एक्सरेज। देखिए एक्सरेज जो होती है वो 2 किस्म की होती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद टारगेट, 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज आर प्रोड्यूस। एक कहलाती हैं इनर शेल ट्रांजिशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। एक कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, और दूसरी जो है, और अच्छा, इन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को इनर शेल ट्रांजिशन भी कहते हैं, क्योंकि ये इनर शेल ट्रांजिशन के रिजल्ट में जो होती है वो इमिट आउट होती है। इनर शेल ट्रांजिशन, अब इनर शेल ट्रांजिशन क्या होगा, इस चीज को अभी हम 1 बाय 1 करके अलग से पढ़ लेंगे। फिर दूसरी जो रेडिएशन है उन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज। और ये कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं ब्राउन-स्टालंग प्रोसेस में, जिसे हम ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं वो पर मैंने आपको बताया था, वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले इनर शेल ट्रांजिशन। देखिए इनर शेल ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आता है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आता है और क्योंकि बहुत हाई एनर्जी का होता है तो ये आकर क्या करता है, जो इनर शेल होता है, के शेल, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इस रिलीज कर देता है। और रिलीज होने के बाद जो खुद वो आया था, टकराने के बाद वो स्कैटर्ड होकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। इससे फायदा ये होता है कि आपका जो के शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ जाती है। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो ऊपर एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है, उन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस शेल को क्या करें, उस शेल के इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल करें। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर बनती है, एल पर बनती है, उसके बाद एम पर बनती है और उसके बाद एन पर। और एन के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करवाकर कहां पर ले आए, के शेल के अंदर ले आए। लेकिन अगर हम ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्बिट्स की बात करें, एल और एम की, तो जब एल से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर कर के में आएगा, या फिर जब एम वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके के में आएगा,
तो आप जानते हैं कि जब ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो एनर्जी क्या होती है, इमिट आउट। और वो एनर्जी क्या होती है, तो उन्हें हम एक्सरेज कहते हैं। और उन्हें एक्सरेज की क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है तो सारी एक्सरेज, लेकिन क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से डिफरेंट किस्म की एक्सरे प्रोड्यूस होती है, तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, क्योंकि ये आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। इसे हम क्या कहते हैं कि अगर एल से वो के में आ रहा है तो इसे हम कहते हैं के अल्फा एक्सरे। अगर वो एल से के में आ रहा है तो इसे हम कहते हैं के बीटा एक्सरे। और अगर ये एम एन से के में आएगा तो इसे हम कहेंगे के गैमा एक्सरे। ठीक है। लेकिन क्योंकि के गैमा की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, तो अक्सर बुक्स के अंदर के गैमा का जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि ज्यादातर हम के अल्फा और के बीटा को ही डिस्कस करते हैं। यूं समझें कि जो हमारे पास टोटल एक्सरे होती है, उन टोटल एक्सरे में तकरीबन 20% जो रोल होता है या 20% एक्सरेज होती है, वो कौन सी होती है, इनर शेल। अब उन 20% में भी अल्फा बीटा की क्वांटिटी ज्यादा है। तो अगर आप देखें उन 20% में अगर 1% के गैमा है तो वो ना होने के बराबर है, 100 में से 1% ना होने के बराबर है। तो ज्यादातर जो है वो क्या होती है, के अल्फा और के बीटा। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर एंटर होगा तो जरूरी तो नहीं है कि वो के शेल में जाकर ही इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करवाए। ये भी तो हो सकता है कि वो एल शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करे और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चला जाए। अब अगर एल इलेक्ट्रॉन या एल ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर जाएगा या फिर एमिट आउट हो जाएगा या इजेक्ट आउट हो जाएगा, तो अब उसकी वैकेंसी को फिल करना है। अब के वाला तो आगे नहीं जाएगा ना, के वाले को तो एनर्जी चाहिए, वो एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा। तो अब यहां पर अगर एल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैकेंसी फिल करनी है तो या तो जिम्मेदारी किस में बनती है, एम शेल पर और एन शेल पर। तो एम शेल और एन शेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग द वैकेंसी ऑफ एल शेल। अब यहां पर भी यही होगा, अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर आता है एल में, तो इस एक्सरे को हम क्या कहेंगे, एल अल्फा एक्सरे। अगर एन से आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, एल बीटा एक्सरे। और इसी तरह से एल गैमा एक्सरे। और ये आपके पास इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एम शेल का वेकेंट होगा तो फिर यहां पर जो एक्सरेज इमिट आउट होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एम अल्फा एक्सरे। ठीक है, एम बीटा एक्सरे और एम गैमा एक्सरे। अब यहां पर होता ये, क्योंकि हम इसे इनर शेल ट्रांजिशन कहते हैं, तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर इनर शेल्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है या इजेक्ट आउट किया जाता है, ताकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके नीचे आए तो एक्सरेज क्या हो, एमिट आउट हो। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होने का रीजन ही यही है कि हमारे पास एनर्जी क्या हो, ये एनर्जी ज्यादा होने से जो इनर शेल वाले ट्रांजिशन है वो क्या हो, इजेक्ट आउट हो, एंड देन ट्रांजिशन की वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस हो। अब क्योंकि ये एक्सरेज एक पर्टिकुलर एनर्जी की होती हैं, तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इसलिए भी कहलाती है क्योंकि ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं। उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरेज को। अब आप देखें जितने भी हमारे मेटल्स हैं या क्रिस्टल्स हैं, उन क्रिस्टल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक की जाती है या एक प्रॉपर्टी है जो कि उस मटेरियल की टेस्ट करने के लिए की जाती है, उसे हम एक्सरे डायफ्रैक्शन कहते हैं। कि आप एक्सरेज को इंसिडेंट करते हैं, वो एक्सरेज जाती हैं और जाने के बाद उसकी इंटरनल जो प्रॉपर्टीज है उनको आइडेंटिफाई करती हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसका ग्राफ जो है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का ग्राफ है, जिसके अंदर आपको ये जो पीक्स नजर आ रही है ना, इन पीक्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। और इसके अंदर जिसकी पीक ज्यादा है, इसका मतलब वो आपके पास जो इंटेंसिटी होगी उस एक्सरे की वो ज्यादा होगी। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं इनर शेल ट्रांजिशन में, वो है के अल्फा के, दूसरे नंबर पे के बीटा के। अब यहाँ पर ये जो पीक है ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि के अल्फा की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, देखें, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वेवलेंथ पर आपको के अल्फा के बीटा नहीं मिलता। के अल्फा और के बीटा एक यूनिक वेवलेंथ है, इसी वजह से इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे करें। तो हर वेवलेंथ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे नहीं मिलती। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की आपको ये पूरी कर्व नजर आ रहा है, ये कर्व कंटिन्यूअस एक्सरे कहलाता है, जिसको अभी हम आगे जाकर पढ़ते हैं। तो अगर आप देखें पूरे एक्सरेज के अंदर अगर देखा जाए तो एक छोटा सा पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का, यानी 80% अगर देखा जाए तो 80% जो एक्सरेज होती हैं वो एक्चुअली किसकी वजह से होती हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे कहलाती हैं, ब्राउन-स्टार्लिंग प्रोसेस से। और तकरीबन 20% जो होता है वो आपके पास के अल्फा और के बीटा की इंटेंसिटी होती है या फिर एक्सरेज होती हैं, जो कि हमें किसी टंगस्टन एलिमेंट या फिर टंगस्टन टारगेट से इमिट आउट होती है। फिर इसी में अगर कंटिन्यूअस एक्सरे की बात करें
तो कंटिन्यूस एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है? तो देखिए, कंटिन्यूस एक्सरे को हम ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं, इसे हम ब्रामस्ट्रालिंग प्रोसेस भी कहते हैं, या ब्रामस्ट्रालिंग रेडिएशन भी कहते हैं, और इसे हम कंटिन्यूस एक्सरे भी कहते हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होती है? तो अब इसमें क्या होता है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, तो अब जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस से पास से गुजरते हुए एक तो इलेक्ट्रॉन जितने भी इस एटम के अंदर है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। रिपल्जन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम, क्योंकि स्पीड कम होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो आप सोचें कि जब रिपल्जन होती है तो रिपल्जन में स्पीड क्या होती है? कम होती है। और स्पीड के कम होने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम। अब काइनेटिक एनर्जी कम होने का क्या मतलब है? एनर्जी तो कंजर्व्ड होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और यहां पर ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है, ये लाइंस आपको ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि सारे तो सारे इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के पास से नहीं गुजरेंगे ना। कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरेंगे, उनको रोकने के लिए ये ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से थोड़ा दूर से गुजरेंगे, इनको अट्रैक्ट करने के लिए ये न्यूक्लियस कम फोर्स लगाएगा, तो इसके अंदर से जो रेडिएशन है वो भी कम निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये डिफरेंट किस्म की वेव्स नजर आ रही हैं, जिसमें एक की किसी की एनर्जी ज्यादा है और किसी की एनर्जी कम है, उसका रीजन यही है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मूव करके जा रहे होते हैं तो सारे न्यूक्लियस के पास से नहीं गुजरते, लेकिन जो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से डीसेलरेशन होगी। डीसेलरेशन एनर्जी को कम करेगा, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज क्या होगी? इमिट आउट। और ये प्रोसेस क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ होता है, तो जो एक्सरेज होती है उन्हें भी हम कंटिन्यूअस एक्सरे कहते हैं। अब यहां पर अगर आप देख लें, ये ब्राउन-स्ट्रैलिंग प्रोसेस का जो है वो ग्राफ है, और इस ग्राफ में अगर आप देखें तो हर वेवलेंथ पर आपको एक्सरेज मिल रही है। ये सारी की सारी एक्सरेज है, और ये एक्सरेज हर एक वेवलेंथ पर मिल रही है। देखें, ये वेवलेंथ, तमाम वेवलेंथ के ऊपर आपको एक्सरेज मिल रही है। कहीं पर एक्सरेज की इंटेंसिटी ज्यादा और कहीं पर एक्सरेज की इंटेंसिटी कम है। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक्सरे की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ये वो एक्सरेज होंगी जहां पर आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्या हो रहा है? बिल्कुल पास से गुजर रहा है, तो इसलिए वहां पर उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। और जो बाकी अगर आप देखें तो ये भी तो एक्सरेज है, ये भी एक्सरेज है, ये भी एक्सरेज है, ये सारी की सारी क्या है? एक्सरेज है। लेकिन इनकी इंटेंसिटी जो है वो हर जगह पर इक्वल नहीं है। ये आपके पास कंटिन्यूअस जरूर है, लेकिन इक्वल इंटेंसिटी की या इक्वल जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी की रेडिएशन नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये आपको दोनों चीजें बता रहा है। एक कंटिन्यूटी भी बता रहा है कि यहां पर कंटिन्यूअस एक्सरेज भी मौजूद है, और आपको ये भी बता रहा है कि यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी मौजूद है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरे का मैंने आपको बता दिया कि इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है कंप्लीट एक्सरे के अंदर वो कितना कितना होता है। कंटिन्यूअस एक्सरे ज्यादा होती है, ऑब्वियसली तमाम इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स तो लगनी है, लेकिन इनर शेल ट्रांजिशन जो है वो कितना है? 20% है, क्योंकि इनर शेल ट्रांजिशन होगा तो आपको उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? वो डिफाइन होगी। अब यहाँ पे जब ये एक्सरेज इमिट आउट हो जाती हैं तो फिर इनकी एनर्जी को और वेवलेंथ को हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो एक्सप्रेशन पढ़ते हैं फॉर लैम्डा मिनिमम इन कंटिन्यूअस एक्सरेज। अब यहां पर देखें कि जो हमारे पास वेवलेंथ होती है उसको निकालने के लिए हम एनर्जी को पढ़ते हैं कि जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। एनर्जी बराबर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और ये जो एनर्जी है उसे मैं लिख सकता हूँ, ये है एच एफ। ठीक है, एच एफ मैक्स जो भी निकल रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से। अब यहां पर अगर मैं एफ मैक्स को लिखूं तो आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है सी अपॉन लैम्डा के। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम। तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो ये मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे अगर मैं लैम्डा मिनिमम निकालना चाहूँ, क्योंकि आपकी बुक में यही न्यूमेरिकल्स हैं इसी फार्मूले से रिलेटेड, तो हम लैम्डा मिनिमम जो वेवलेंथ इमिट आउट हो रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एच सी अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फार्मूले से। अब देखें कि अगर आपके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा तो जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? कम होगी। और वेवलेंथ कम होने का क्या मतलब है? वेवलेंथ कम होने का मतलब एनर्जी ज्यादा है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है ना, एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या है? ज्यादा। इसका मतलब उन एक्सरेज की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाए। किस पोटेंशियल की? जो कि हमने कैथोड और एनोड के दरमियान में अप्लाई किया हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हम एनर्जी को भी क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरेज की। निकलने वाली सारी एक्सरेज होगी, लेकिन एक्सरेज क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है
तो उस रेंज के अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एक्सरेज इमिट आउट होगी, जिनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और लास्ट में इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि जो एक्सरेज होती है मेडिकल पर्पस के लिए यूज होती हैं, जो बोन्स होते हैं या आपके टिश्यूज होते हैं उनको देखने के लिए। तो बेसिक एक्सरे इमेजिंग के लिए हम एक्सरेज को यूज करते हैं। बोन और टिश्यू का जो कंट्रास्ट होता है, लिमिटेशन विद सॉफ्ट टिश्यूज या यूजेस ऑफ कंट्रास्ट इन इमेजिंग। और ये आपको यहाँ पर एक नजर आ रहा है कि आप देखें कि इसके अंदर जो हमारी बोन्स हैं उन बोन्स में एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसमिट नहीं करता। लेकिन इसका जो फ्लैश है, पूरा जो मैस नजर आ रहा है, गोश्त है, इनमें से एक्सरेज जो होती है वो पास हो जाती है। तो जहां से एक्सरे पास हो जाती है वो आपको क्या है, बिल्कुल लाइट जो है वो नजर आ रहा है। बल्कि और जो बोन्स है उन बोन्स को अगर देखा जाए तो वो आपको बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा नजर आ रहा है, ताकि आपको ये पता रहे कि कहीं अगर फ्रैक्चर है तो उस फ्रैक्चर में से तो जाहिर सी बात है एक्सरे पास हो जाएगी, क्योंकि ये तो इनएक्सेसिबल प्लेसेस से भी पास हो जाती है, एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जब एक्सरेज किया जाता है तो उन एक्सरेज में इस तरह का आपको पैटर्न जो है वो नजर आता है। इसी वजह से इसको हम यूज करते हैं मेडिकल इमेजिंग के तौर पर, ताकि हम बोन्स और टिश्यूज को क्या कर सकते हैं, कंट्रास्ट वे में ऑब्जर्व कर सकें कहीं पर अगर आपके पास फ्रैक्चर मौजूद। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।